इस वीडियो में हम संवर्धन मॉड्यूल 2024-25 विषय गणित के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक पहला दिया है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो दो परिमेय संख्याएं लेते हैं हम। थोड़ा सा हम परिमेय संख्या के विषय बारे में जान लेंगे। परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है, और यहाँ पे p अंश है और q यहाँ पे हर है, और हर में कभी भी बराबर जीरो नहीं होता, हर में कभी भी जीरो नहीं रखते, इसलिए p/q आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। साथ साथ में आपको ये भी समझना है, p और q दोनों की दोनों यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ होता है एक। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे 2 और 3। 2 और 3 में एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए इनका एचसीएफ है एक। 5 और 8। 5 और 8 में एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 5 और 8 भी आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो 2/5 आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर में जीरो नहीं है और 2 और 5 में एचसीएफ एक है, इसलिए 2/5 आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन 2/5 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं अंश में, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा हर में, तो ये 4/10 कहलाएगी। अब 4/10 आपकी परिमेय संख्या ना कह के इसका नाम हो जाता है तुल्य परिमेय संख्या। ये तुल्य परिमेय संख्या इसलिए बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि ये तुल्य परिमेय संख्या से भी प्रश्न बन सकता है। तो 2 गुणा 2 और 5 गुणा 2 किया तो 4/10 आया। इसकी परिमेय संख्या तो 2/5 है, लेकिन तुल्य परिमेय संख्या 4/10 है। और एक परिमेय संख्या की भी अनंत तुल्य परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। और क्वेश्चन था इसमें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में, जैसे 2 के बीच में 2.1, 2.2, इस तरीके की लाखों संख्याएं आ सकती हैं, इसलिए हम इसमें कहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो 2 को समझने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक संख्या रेखा पे मध्य में जीरो होती है, और इधर आपकी धनात्मक संख्याएं आती हैं +1, +2, +3, और इधर आती हैं आपकी -1, -2, -3। इस तरीके की सारी संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती हैं। हम इधर की संख्याओं की बात करते हैं तो ये धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, और इधर की बात करते हैं तो ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अब ऋणात्मक और धनात्मक को आप समझना पड़ेगा। जो धन की होती हैं वो धनात्मक, जो ऋण की होती हैं वो ऋणात्मक। जीरो ना धन का है ना ही ऋण का है। अब ये चीज़ों से आपको प्रश्न कैसे बन सकते हैं, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा पूर्णांक को। तो पूर्णांक आपके धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो पूर्णांक जो पूरे पूरे अंक होते हैं जिसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती, तो दशमलव वाली जो संख्याएं नहीं आती वो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें जो +1, +2, +3 की बात करते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्लस की 1 है। जब मैं इसमें जीरो भी शामिल कर लेता हूँ तो ये कहलाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और जिसमें मैं ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या और जीरो को इंक्लूड कर लेता हूं, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं पूर्णांक। तो इन चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो भी होते हैं, लेकिन +1 से स्टार्ट करते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और इन सभी को मैं मिला देता हूं तो ये आपकी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन ए भी बन सकता है। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन सम और विषम से करते हैं। तो सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें 2 का भाग चला जाता है सम संख्याएं, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें आती हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 संख्याओं का भाग जाता है, और वो संख्याएं एक तो 1 होती है और एक स्वयं संख्या होती है। जैसे 2 की बात करते हैं तो 2 में 1 का और 2 का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, तो 2 आपकी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने समझ लिया। 3 भी एक आपकी अभाज्य संख्या है।
तो 1 और 3 के अलावा 3 में किसी और का भाग नहीं जाता, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या है। इसी में हम भाज्य संख्या को भी समझेंगे। तो भाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जिसमें 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा और 4 का। तो वह संख्या जिसमें कम से कम 3 संख्याओं से भाग चला जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। और वह संख्या जिसमें 2 संख्याओं से भाग जाए, एक तो 1 का और एक वह स्वयं संख्या, तो वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को आप समझेंगे। क्वेश्चन इसमें दिया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 100 की घात 1/2 की घात 2 का मान क्या होगा। अब ये आपका संख्या पद्धति से ही क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पे आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक रूल समझेंगे। ए की घात m हो और ब्रैकेट लगा हो n, तो इसका मतलब होता है ए की घात m गुणा n। जब भी आधार 1 हो और उस पर घातें चढ़ी हों तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, घात का गुणा घात में होता है, इतना हम समझेंगे। तो क्वेश्चन दिया है 100 की घात 1/2 की घात दी हुई है 2, तो हम क्या करेंगे, इस घात का गुणा इस घात में करेंगे। तो 100 1/2 गुणा 2 होगा, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। हमेशा अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में होता है, लेकिन अगर अंश का भाग हर में जा रहा हो तो हम भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इसका आंसर आया 1/1 गुणा 1/1, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 1 ही रहता है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 0/2 की घात 0। यहाँ पे एक बात और समझेंगे, अगर 1 की घात 0 है तो इसका आंसर 1 आता है, 2 की घात 0 है तो आंसर 1 आता है, 3 की घात 0 है तो आंसर 1 आता है, x की घात 0 है तो आंसर 1 आता है। तो हम समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। और ये बटे में दिया है 2 की घात 0, 2 की घात 0, तो ये दोनों के कट के आंसर आएगा 1। और 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। अब 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दशमलव प्रसार होता क्या है। जब हम दशमलव प्रसार की बात करते हैं तो दशमलव प्रसार दो तरह के हैं। एक तो दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार, और एक है यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार। जो शांत दशमलव प्रसार है इसमें शेषफल आ जाता है 0, तो वह संख्या का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और दूसरा अशांत, जिसमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, शेषफल बराबर नहीं आएगा 0 का। और इसमें भी दो तरह की कैटेगरी बढ़ती हैं, एक तो आवृत्ति होती है और एक जिसमें अनावृत्ति होती है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें अनावृत्ति होती है और एक में आवृत्ति होती है। तो जो शांत दशमलव है और अशांत की आवृत्ति वाली है, इन दोनों से बनती है आपकी परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या बनती है अशांत अनावृत्ति से। अशांत अनावृत्ति का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आता, और उसमें जो भागफल आएगा उसमें किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता, वो अशांत अनावृत्ति कहलाती है। तो इसके उदाहरण √2, √3, पाई, √5, ये सारे की सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है, लेकिन अशांत में आवृत्ति होगी। जैसे 1/3, 1 में हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, तो इसमें मैं अपनी मर्जी से 0 लगाऊंगा, तो यहाँ पे दशमलव का प्रयोग करूंगा। 3 का फाड़ा 3 बार पढ़ूंगा 9 आएगा, घटाने पर 1 आएगा। फिर 3 का फाड़ा मैं 3 बार पढ़ूंगा तो यहाँ पे 9 आएगा, घटाने पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से देखेंगे तो शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं हो रहा और यहाँ पे 1 हो रहा है, लेकिन उत्तर में देखेंगे तो 3 का बार बार प्रयोग होता जा रहा है। तो ये यहाँ पे आसान तो है, लेकिन किसकी आवृत्ति वाला पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे 3 की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अशांत आवृत्ति कहलाएगी। और अशांत अनावृत्ति
पाई, √2, √3, √5 ये सारी संख्याएं अशांत अनावृत्ति के उदाहरण है। इसमें क्वेश्चन पूछा है 5 में 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/7 में हम भाग दे के देखेंगे। 6 में 7 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 × 8 = 56 होंगे, घटाने पे शेष फल आएगा 4। तो आंसर आना चाहिए दशमलव के 8। तो ऑप्शन देखेंगे 0.1, 0.2, 0.5 और 0.8। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पूरी तरीके से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ अंक तक ही आंसर मिल जाएगा तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। इस वाले का देखेंगे तो 50, 500 फिर 5000। तो ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये कौन सा है, अशांत अनावृत्ति है, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। अब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या नहीं हो सकता, हमने देखा कि दशमलव प्रसार होता है वो शांत हो सकता है। अशांत के दो पैटर्न, आवृत्ति और अनावृत्ति। तो जो अशांत का अनावृत्ति होता है वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, तो इसमें अशांत अनावृत्ति नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर क्वेश्चन दिया है 7, p/q के रूप में 1.99 का मान, जहां p और q पूर्णांक हैं, q बराबर नहीं है 0 के, तो इसको हमें दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, 1.999 को p/q के रूप में, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इस दशमलव को हटाऊंगा तो 1, 2, 3 अंक हैं तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके का अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि x बराबर √3 + √2 बटे में √3 माइनस के √2, y का मान यही है, बस ये प्लस की जगह माइनस दिया है और एक माइनस की जगह प्लस दिया है, x² + y² का मान पूछा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या दिया हुआ है, √3 प्लस के √2 बटे √3 माइनस के √2। जब भी हमें हर में आपको अपरिमेय संख्या देखिए तो उसका हर का परिमीकरण करते हैं, तो हर का परिमीकरण करेंगे √3, इस चिन्ह को बदल देंगे, माइनस का है तो प्लस के √2 और इसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, a - b और a+b। तो a - b और a+b दिया हो तो इसका फॉर्मूला बनता है a² - के b²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दो बार लिखा है तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे a - b a+b के फॉर्मूले से a² - के b²। तो a का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 ही निकलेगा और √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 निकलेगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हर में तो 1 आ जाएगा और अंश में √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आंसर आता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab। और जब हम y की वैल्यू बात करते हैं, y की वैल्यू क्या दी हुई है, √3 माइनस √2 और √3 प्लस के √2। तो y की वैल्यू दी हुई है उसमें क्या फ़र्क है, √3 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो नीचे का आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है माइनस और x की वैल्यू में लगा है प्लस, तो अंतर सिर्फ इतना आएगा, a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² माइनस के 2ab आंसर आता है। तो हमें एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दूसरा ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2। तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा और प्लस में 2, √3 का √2 से गुणा करेंगे √6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5 प्लस के 2 √6। ये आपका x का मान है और y का मान में बस इतना आएगा, ये माइनस के 2ab आएंगे तो 5 माइनस के 2 √6। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू
लेकिन पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। इसे करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, प्लस बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 और प्लस 2ab तो 2 ए की वैल्यू रहेगी 5 और बी की वैल्यू रहेगी 2 अंडर रूट 6। इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में रहेगा, प्लस में 25 प्लस के ए का ही आ जाएगा आंसर 4 गुणा के 6 और ये प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस का फॉर्मूला हो रहा है, माइनस के 2 अंडर रूट 5 गुणा 2 अंडर रूट 6। ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, दोनों कट जाएंगे, कटने पे आंसर आएगा आपका 0 और 25 प्लस के 6 चौको 24 और प्लस के 25 प्लस के 6 चौको 24, तो 25 में 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 49 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 49 आएगा, 49 और 49 को जोड़ेंगे तो 98 आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है करने में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा 98। क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर 2 अंडर रूट 6 तो ए माइनस 1/a का मान ज्ञात करना है। ए का मान तो दिया हुआ है, 1/a का मान ज्ञात करेंगे तो 1/a बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस के अंडर रूट 3। जब भी अपरिमेय संख्या दिखती है तो हम हर का परिमीकरण करेंगे, तो 2 माइनस के अंडर रूट 3/2 माइनस के अंडर रूट 3। यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर 1 का गुणा होने पर तो माइनस के 2 अंडर रूट 3 आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यही फार्मूला हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया है, यही फार्मूला इसमें लग रहा है। तो 2 माइनस के अंडर रूट 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और अंडर रूट 3 का करेंगे तो 3 आएगा, तो हर में बचता है 1, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस के अंडर रूट 3। ये मान है 1/a का, तो a का मान रख दीजिए ये और 1/a का मान रख दीजिए a, तो 2 प्लस अंडर रूट 3, ये माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट 1/a का मान कितना है 2 माइनस के अंडर रूट 3। इस ब्रैकेट का साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि इस माइनस का अंदर गुणा होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस के 2 और माइनस प्लस हो जाएंगे अंडर रूट के 3। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट के 3। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, 2 अंडर रूट 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.09 का मान क्या है। तो ए वाला क्वेश्चन a की घात m गुणा a की घात n, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं तो a की घात m प्लस n आ जाएगा। उसी तरीके से 256 की घात 0.16 में 0.09 को ऐड करेंगे तो 256 की घात आ जाएगी 0.16 और 25 होते हैं तो ये 0.25। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएंगे और 25 का भाग देंगे, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, तो 1/4। इस 256 को लिख सकते हैं 4 की घात 4 की घात 1/4 और घात पे घात हो तो गुणा हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कट के आंसर आ जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर ए